हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैशअप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर सेंटर ऑफ मास। आई होप आपकी तैयारी अभी तक अच्छी चल रही हो, सारे वीडियोस में आपको मज़ा आ रहा हो। सेंटर ऑफ मास से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, काफ़ी रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज के अलावा वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज अ पॉइंट दैट बिहेव्स एज इफ पूरा का पूरा मास सिस्टम का वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है और ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो ये सब डेफिनेशन वाली चीज़ हो गई। मेन चीज़ है जब मैं इस तरीके से पेंसिल को उछालता हूँ, पेंसिल इस तरीके से जाती है ना, तो इसका कोई जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर इस कार को हमने घुमाते हुए फेंक दिया, तो इसका जो पॉइंट है टॉप वाला, वो देखो किस तरीके से ऐसे मोशन कर रहा है। कुछ तो अजीब सा उसका मोशन हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास है जो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से कर रहा है। मेरे केस में मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ फिर नीचे आता हूँ, तो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो सेंटर ऑफ मास जो सीधे ऊपर जाता है सीधे नीचे आता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, इसको कुछ ऐसे बनाता हूँ, ओवरलैप ना हो, ये ऐसा कुछ तो पाथ होएगा इसका, हमें नहीं पता वो क्या आ रहा है। ठीक, सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और कैन बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो जैसे ऐसे टॉयज आपने देखे होंगे जो बैलेंस होते रहते हैं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होता है, तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के ठीक नीचे अपने स्टेबल पोजीशन में आ जाता है, इसलिए ऐसे इक्विलिब्रियम में रहता है। इस इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बॉडी। अब बॉडी मोशन में हो या रेस्ट हो, सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ मास किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इस बॉडी में कहाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा मास है, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास होता है। फिर उसके बाद मैं इसको फेंक दूंगा तो ऐसा नहीं सेंटर ऑफ मास यहीं रह जाएगा, ये बॉडी उधर फेंक जाएगी। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के साथ साथ जाएगा। सेंटर ऑफ मास को फर्क नहीं पड़ता ये बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, ठीक। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियसली हमने जैसे बात करी कि मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो कौन कर रहा है? इसकी टिप नहीं कर रही है, इसका सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, जिसको COM भी लिखा जाता है। ये चीज़ें हम रोटेशनल मोशन में ज़्यादा पढ़ेंगे, जहाँ पे कोई चीज़ इस तरीके से घूम रही होती है तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है, अगर कोई भी एक्सेस या हिंज वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। ये सब चीज़ें हम रोटेशनल मोशन में देखेंगे। अभी देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाता है। सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए हमें पहले तो एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे मास रखें तो उनके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तभी तो सेंटर ऑफ मास बता पाऊंगा। और सेंटर ऑफ मास बताने के लिए उसके भी कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। तो हमें एक एक्स एक्सिस तो चाहिए रहेगा, एक वाई एक्सिस भी चाहिए रहेगा, और शायद जेड एक्सिस भी लग जाए अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मास हो सकते हैं। लेट से ये है मास M1, ये है मास M2, यहाँ पर कहीं यहाँ पर है मेरे पास मास M3, ठीक। अब इनकी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके हिसाब से मैं इनकी पोजीशन वेक्टर बना सकता हूँ। लेट से ये है हमारे पास, इसका M1 का है तो इसको बोल दूंगा वेक्टर R1। ये जो M2 है इसका हम बोल देंगे दिस इज वेक्टर R2। और ये जो M3 है उसके लिए हम बोल सकते हैं दिस इज वेक्टर R3। अब इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है, वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर ही कहीं पर इधर होगा, तो लेट से यहाँ पे बना देते हैं भाई, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास इस तरीके से। अब इस सेंटर ऑफ मास की भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस सेंटर ऑफ मास को भी हम किसी पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, क्या लिखा जाएगा? इसको RCOM लिख दो, या आप चाहो तो RCM भी लिख सकते हो। तो हमारे पास बेसिकली वेक्टर R सेंटर ऑफ मास, उसकी जो वैल्यू आ जाती है, कैसे कैलकुलेट करोगे उसको? तो वो होता है हमारे पास M1 इंटू R1, M2 इंटू R2, M3 इंटू R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ पे पहली बात तो ये M1 था, कहाँ गया R1, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर। और इस तरीके से हमारे पास और भी मास होंगे तो आप उनको यहाँ पे समझते जाओ, इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है सभी को। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, और अगेन जितने भी मास हैं सबको आप यहाँ पर ऐड करते जाओ। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। अब इसको लिखने का एक फैंसी सा तरीका होता है, जिसको समेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं MIRI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI।
यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से आती जाएगी और आप उनको ऐड करोगे। बेसिकली इसी को लिखने का फैंसी तरीका ये होता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म वाले उतने ज़्यादा हमारे काम नहीं आते फॉर्मूले, वैसे इस पे बेस भी PYQs पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसमें होता है कि आई कैप वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसी को लिखने का दूसरा तरीका हम क्या बोल देते हैं भाई, हमारे पास एक्स सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस इस तरीके से जितने भी मासेस हैं, डिवाइड करना होगा इसको m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से जितने भी हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इन सभी के कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ x1 होगा, इसका कुछ x2 होगा, इसका कुछ x3 होगा। तीनों को यहाँ पे रखना है, उनके ही मास से मल्टीप्लाई करना है, सारे मास के सम से डिवाइड कर देना है, आपको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली आपको सेंटर ऑफ मास का फिर y कोऑर्डिनेट पता करना होगा, उसको हम लिखेंगे y सेंटर ऑफ मास। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली सेम आने वाली है, वो आ जाएगी m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, और ऐसे ऐड करते जाओ जितने भी हमारे पास हैं, डिवाइड कर देंगे इसको हम m1 प्लस m2 प्लस m3। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे पास सेंटर ऑफ मास की, और इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Three masses are placed on x-axis, 300 ग्राम at origin, 500 ग्राम at x का देते the distance of center of mass from the origin is। तब देखो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आप इसको कोशिश करो फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले बनाओ हमारे पास इस तरीके से एक नंबर लाइन, या बेसिकली वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर था हमारे पास 0x ओरिजिन, 3 मास प्लेस्ड है एक्स एक्सिस पे, हमारे पास 300 ग्राम है ओरिजिन पे। ओके, तो यहाँ पर ही है हमारे पास 300 ग्राम, तो उसको अब देखो मैं ग्राम में नहीं लिखूंगा, मैं किलोग्राम में ले आता हूँ उसको, तो मैं लिख देता हूँ 0.3 किलोग्राम यहाँ पर है। ठीक, 500 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे जाओ। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन आसान बनी रहे इसीलिए हम उसको 300 ही रहने देते हैं, इसको 300 कर दो। ऑलराइट, यहाँ पे कितना रखा है 500 ग्राम, ठीक है। और फिर हमारे पास 70 सेंटीमीटर पे 400 ग्राम रखा हुआ है, ये है हमारे पास 70 सेंटीमीटर, यहाँ रखा हुआ है 400 ग्राम, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास ग्राम में आ गया। अब हमारे को सेंटर ऑफ मास पता पड़ना है, तो देखो सेंटर ऑफ मास इन तीनों के ही बीच में कहीं होगा, लेट से यहाँ पर है, मुझे ऐसी थोड़ी फीलिंग आ रही है, पर जो भी वैल्यू होगी उसकी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। हमारे पास क्या आ जाता है एक्स सेंटर ऑफ मास, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1x1, तो मास 1 इंटू उसका x1 कितना है, ये है 300 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2 वो हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस हमारे पास तीसरा क्या है 400 इंटू 70, तो हो जाएगा 400 इंटू 70, डिवाइड करना होगा इसको हमको 300 प्लस 400 प्लस 500, है ना। डिनोमिनेटर में सारे मास आ गए, ऊपर मास मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो क्या आ जाता है हमारे पास, ऊपर और नीचे में सारे के सारे, पहले तो मैं 0 कट कर देता हूँ, ये 0 इस तरीके से, सब जीरोज इस तरीके से कट जाएंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है 5 + 4 + 3, तो हो जाता है 5 + 7 विच इज़ 12। ऑलराइट, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा, ये तो आ जाता है 0 प्लस 5 इंटू 40, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस इंटू 0 है 200, प्लस हमारे पास यहाँ पर है 4 इंटू 70, 7 4 ज़ा 28, तो ये 280। इसकी जो वैल्यू आने वाली है ये आ जाता है मेरे पास 480 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, ये यूनिट क्या आएगी, देखो हमारे पास ऊपर था सेंटीमीटर एंड ग्राम, डिनोमिनेटर में थे सारे के सारे ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गए, ये वैल्यू आने वाली है मेरे पास सेंटीमीटर में। ऑप्शन भी पूछा है सेंटीमीटर में, अब इसकी वैल्यू कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, ये कट जाएगा हमारे पास इस तरीके से, और 12 इंटू कितना आ रहा है, ये मेरे पास 40 सेंटीमीटर ही इसकी वैल्यू आ रही है। ओह, तो हमारे पास एक्चुअली यहीं पर है सेंटर ऑफ मास, ए इज द करेक्ट आंसर। Three-point particles of masses 1, 1.5 and 2.5 किलोग्राम are placed at the corners of a right angle triangle of sides हमें दी हुई है यहाँ पर as shown in the figure. The center of mass of the system is at a point
तो अब इसमें देखो इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें दिया नहीं, ठीक है, और ये जब भी हमसे पूछ रहे हैं तो वो अबव 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम वाले को रेफरेंस लेके कर रहे हैं। ये है हमारा 1 किलोग्राम वाला। तो आप एक काम करो, यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। जितना एक्स एक्सिस में वैल्यू आएगी हम बोल देंगे उतना राइट में है, और जितना वाई एक्सिस में वैल्यू आएगी हम बोल देंगे उतना ऊपर है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पता करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, उसकी जो वैल्यू हो जाती है, देखो m1 यहाँ पर हमारे पास मास है 1, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ ना, इसको यहाँ पर ऐसे बना देते हैं भाई। ये था हमारे पास एक्स एक्सिस, ये था हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए ये था हमारे पास ओरिजिन 0,0। एक्स सेंटर ऑफ मास में हमारे पास 1 kg मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 1 × 0 प्लस हमारे पास ये जो 2.5 kg, अब इसका भी वाई कोऑर्डिनेट जो भी हो, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा 2.5 × 0 प्लस हमें करना होगा ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 सेंटर ऑफ मास। तो अभी सेंटीमीटर में हमारे पास बात चल रही है ऊपर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास सारे मास ऐड हो जाएंगे, 1 + 2.5 प्लस 1.5, तो हमारे पास तीनों मास हो गए 1, 2.5 एंड 1.5। अब देखो यहाँ पर यूनिट क्या होगी, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में है किलोग्राम एंड सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में हमारे पास किलोग्राम्स में है, तो यहाँ से जो कट जाएंगे किलोग्राम, यूनिट आएगी हमारे पास सेंटीमीटर में। तो आप इसको समझ सकते हो, जब भी हम सेंटीमीटर में ही नापे थे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आना है, ठीक है, सेंटीमीटर में आ रहा है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1.5 × 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाता है मेरे पास 2.5 प्लस 2.5 हो जाता है 5, तो ये कट जाता है इस तरीके से कितना आ जाता है 0.3 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाती है 3 × 3 9, यानी कि 0.9 सेंटीमीटर। एक्स सेंटर ऑफ मास यहाँ से 0.9 सेंटीमीटर होगा, इस लाइन पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं भाई यहाँ से 0.9 सेंटीमीटर राइट साइड में है। ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैं अभी के अभी मार्क कर दूंगा, बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। हमें वाई चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो चेक ज़रूर करेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास अगर आप पता करने जाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इन दोनों के लिए वाई वैल्यू 0 है, सिर्फ इसके लिए वाई वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 प्लस 2.5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में फिर आ जाएगा 1 + 2.5 प्लस हमारे पास कितना है 1.5। अब की बार वैल्यू आएगी 2.5 + 4 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे ये कट जाता है 2, ये कट जाता है हमारे पास 2, तो वाई सेंटर ऑफ मास आ जाता है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा भी है देखो 2 सेंटीमीटर अबव 1 किलोग्राम मास, तो वाई आ जाता है 2 सेंटीमीटर अबव, एक्स में आता है 0.9, यहाँ कहीं पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास रहेगा। The center of mass of a system of particle does not depend upon, theoretical question है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। तो देखो हम देख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन मासेस ऑफ द पार्टिकल, इस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, है ना, इस पे तो डिपेंड करने वाला है। फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इस पे डिपेंड नहीं करता, मैंने इसके ऊपर क्या फोर्स लगा उससे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू चेंज नहीं हो जाती। सेंटर ऑफ मास तो इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ये वाली चीज़ गलत लिखी हुई है। बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इस पर डिपेंड करता है, एक मास बहुत दूर है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, है ना। फॉर्मूले में भी हम देखते हैं वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की बात हम करते हैं, करेक्ट। रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल, तो डिस्टेंसेस वही कोऑर्डिनेट से हमें डिस्टेंसेस पता चलते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मार्क करना है वो है ऑप्शन बी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे हम इसी तरीके से कलरफुल ग्राफिक्स के साथ में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs के साथ में फुल सिलेबस को, ऑल कॉन्सेप्ट्स सब कुछ कवर कर लेते हैं। आप एक ही जगह पे ट्रस्ट करके आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो और आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। अच्छा विजुअलाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पर, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारे नोट्स PDF डाउनलोड कर लो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में, जल्दी आ जाओ।